नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। और बात दिल्ली चुनाव को लेकर होगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में एक नया दाव चल दिया है, चेहरे का दाव। जो पहले कभी प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी कहा करती थी कि मोदी के सामने कौन है, वैसे ही केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके सामने कौन है। बीजेपी और केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। और ऐसे में क्या सच में जो बीजेपी का कभी फॉर्मूला हुआ करता था, उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर सकती है क्या? चेहरा कौन है? देखिए, अरविंद केजरीवाल मुख्य चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जब ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ये कंसिस्टेंटली अपनी पार्टी के वो मुख्य चेहरे पिछले 3 चुनाव से हैं। उन्होंने उस वक्त ये सवाल नहीं उठाया जी, लेकिन आज की तारीख में वो हर फोरम पर ये बात भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि आपका चेहरा कौन है। चेहरा तो घोषित तभी पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा सिलसिला बन गया था जिसमें कि हर बार कोई न कोई चेहरा सामने आता था। लगता था भारतीय जनता पार्टी ने घोषित भले न किया हो, लेकिन वही चेहरा जो है वो मुख्य चेहरा है। जैसे पिछले चुनाव में फर्ज करें आप मनोज तिवारी का चेहरा, भले ही वो घोषित न हुआ हो, लेकिन लग यही रहा था कि मनोज तिवारी ही दरअसल चेहरे हैं। और क्या फ़ायदा हुआ आपने देखा, चेहरे के आने के बाद कंपैरिजन यानी कि तुलना शुरू हो जाती है। और अरविंद केजरीवाल के चेहरे के आगे साल 2020 में मनोज तिवारी का चेहरा बड़ा फीका था। और जैसा कि आपने बहुत ही सटीक बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने जैसे कोई चेहरा, ख़ास तौर पर राहुल गांधी का चेहरा ठहर नहीं पाता है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने मनोज तिवारी का चेहरा ठहर नहीं पाया। अब देखिए क्या होता है कि 2014 के बाद ख़ास तौर से हमारे देश में जो चुनाव हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाइप हो गए हैं, जिसमें कि एक चेहरे के आधार पर लोग बाग वोट करते हैं। उस चेहरे को सबसे प्रमुख पद देने के लिए वोट करते हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार के लिए वोट किया जाता है, अगर एनडीए के समर्थक बाहर निकलते हैं तो उनके लिए वोट करते हैं। तेजस्वी यादव के लिए वोट करते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का विरोध करते हैं। चेहरे के ही तौर पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच का जो सियासी टकराव है वो देखा जाता है, और हर जगह चेहरा है। इस बात को आप मानिए कि अमूमन हर प्रदेश में कोई ना कोई एक चेहरा है जिसके दम पर सियासत हो रही है। डीएमके में आज की तारीख में देखिए स्टालिन का चेहरा है, उसी चेहरे के दम पर होती है सियासत। टीएमसी में मेनका गांधी, ममता बनर्जी का चेहरा है। और इस तरह के जो चेहरे वाली जो सियासत है, इस चेहरे वाली सियासत का एक अपना फ़ायदा होता है। सामने अगर आप उसी तरह का बराबरी के टक्कर का चेहरा नहीं दे पाते हैं तो आप स्टार्ट में ही थोड़ा पीछे चले आते हैं। और आम आदमी पार्टी ने ये चाल खेल दिया है भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे चेहरे तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो काउंटर क्वेश्चन हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़ी ही बनने जा रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं देश के, आपका दिल्ली में चेहरा कौन है। और जब आप कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी इतनी पुरानी है, दिल्ली प्रदेश में आपके पास सरकार भी रह चुकी है, जब सुषमा स्वराज और उसके पहले साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे थे, तो फिर आपके पास चेहरा ही नहीं है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक कमतरी है, एक उसके पास एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आम आदमी पार्टी के पास है, यहीं से आम आदमी पार्टी को एज मिल जाता है। और यही वजह है कि बार बार हर फोरम पर अरविंद केजरीवाल तमाम दूसरी बातों के अलावा जो उनके चुनावी मुद्दे हैं, ये सवाल भी कर दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है। सर, अरविंद केजरीवाल ने न्यूज़ 24 के साथ इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने ये बोला भी कि कौन है चेहरा सामने लेके आइए। डिबेट पे जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की बात भारतीय जनता पार्टी करती कि हमारा चेहरा वो है, इसको अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू में हमारे बोला कि मैं डिबेट करना चाहूँगा जो भी बीजेपी का चेहरा होगा,
तो सामने से क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री मोदी, तो बोलते प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के लिए एलिजिबल नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं, तो मैं मुख्यमंत्री वाले चेहरे से डिबेट करना चाहूँगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल हर मुद्दे पे ही बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। अगर बीजेपी बांग्लादेशी की बात करी तो अरविंद केजरीवाल उसकी बात करने लगते हैं। पानी से लेके सड़क से लेके बिजली तक हर मुद्दे पे यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का एक अपर हैंड नजर आता है। तो क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है क्या? भले ही पिछले चुनाव में ऐसा हमने देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी रिटर्न कर रही है, एक अच्छे हो सकता है अगले चुनाव में ज़्यादा सीटें लेके आए, तो इस बार क्या अरविंद केजरीवाल के साथ वो सभी सिंपतीज और उनका जो एक जवाब है वो घाटे में लाएगा भारतीय जनता पार्टी को? आशुकेश, पहले तो हम लोग उस इंटरव्यू का जिसका आपने जिक्र किया है, उस इंटरव्यू को अपने दर्शकों के सामने लाते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मानक गुप्ता ने ये इंटरव्यू किया और देखिए इस क्लिप में किस तरह से चेहरे वाली बात को मुद्दे के तौर पर अरविंद केजरीवाल सामने लाते हैं। केजरीवाल वर्सेस मोदी लड़ाई होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है बीजेपी कोई चेहरा नहीं देने वाली। तो चेहरा तो देना चाहिए उनको, चेहरा क्यों नहीं दे रहे? वो है नहीं उनके पास। मोदी जी हैं, जनता तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत बड़े हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। दिल्ली की जनता तो जानना चाहती है ना कि भाई आपको वोट क्यों दें, बीजेपी को वोट क्यों दें। बीजेपी को अगर वोट देते हैं तो कौन संभालेगा दिल्ली? जनता ये देखना चाहती है कि जिसके हाथ में आप दिल्ली की कमान दोगे वो पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस्ड है, उसके एक्सपर्टीज़ है, उससे दिल्ली चलेगी नहीं चलेगी, उसने आज तक क्या काम किया, लोग जानना चाहते हैं। तो उनको देना चाहिए चेहरा, बीजेपी को चेहरा देना चाहिए। पर उनकी स्ट्रैटेजी बीजेपी अगर चेहरा देती है तो एक बारी आमने सामने उनके साथ वो भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकता है उनके बीजेपी। आप चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बीजेपी चेहरा दे और टीवी डिबेट करवा टीवी डिबेट कराएं। अब देखिए ये बातें जो उनकी तरफ से आ रही हैं, इस बात की जानकारी के साथ आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस सवाल पर कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास खामोश रहने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। तो ये एक चेहरे वाली बात कह करके राजनीति को धार देने वाला ये एक मुद्दा है। अब दूसरा मुद्दा है उनकी योजनाएं। उन योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी कितना खड़ी उतरती है वो उसके वादों से स्पष्ट होगा। अब देखिए कि योजनाओं में सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने 2 ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिसके ज़रिए वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनके कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि एक है महिला सम्मान योजना, जिसमें कि 1000 रुपये तो अभी देंगे और जीत के आए तो 2100 रुपये आपको दिया करेंगे। तो महिलाओं को एक टीज़र की तरह है, वो सियासी टीज़र कह लीजिए, जिसमें कि अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं और फिल्म आपको हम चुनाव बाद दिखाएंगे। अभी आप 1000 रुपये लीजिए, 2100 रुपया तब आप लीजिए जब आप हमें चुनाव जितवा करके लाएंगे। कोई भी महिला जो आज की तारीख में वोटर है उसे ये लग रहा है कि ये सामने में सरकार में बैठा व्यक्ति, मुझे 1000 रुपया देने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर मैं इसे जिता देती हूँ तो ये 2100 रुपये हमें और देगा। वो तुरंत उसके समर्थन में वोट करने का मन बनाती हैं और अपना रजिस्ट्रेशन भर देती हैं उस योजना के लिए, जो कि कई राज्यों के चुनाव में देखा गया है लोगों को लाभ पहुंचा रही है। महिलाओं को नारी सम्मान योजना जो हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, तो एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के प्लेबुक से लिया हुआ एक चैप्टर है जिसको कि अरविंद केजरीवाल ने अपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया। दूसरी ये है कि जो आरोग्य का सवाल है, इलाज का सवाल है, वो दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर यहाँ की जो मेडिकल सिस्टम है इसमें ख़र्चा बहुत होता है। किसी भी जगह आप चले जाइए, इतने टेस्ट आपको बता देते हैं ख़ास तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसको मीट करने के लिए 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाया। और आशुकेश, आपने देखा पहले कैसे मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई जी। मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं हैं नहीं हैं, डॉक्टर हैं नहीं हैं, एक बहस चल पड़ी थी। और चूँकि मोहल्ला क्लिनिक को शुरू करने वाले सत्येंद्र जैन बहुत दिन जेल में रह गए, तो ऐसे में कहीं उस सवाल पर जो वोट मिले थे वो सवाल हमारे लिए मुश्किल न बन जाए, इसीलिए एक नई योजना ला दी गई, संजीवनी योजना, जिसके तहत कहा गया कि ये बुज़ुर्गों को, ख़ास तौर पर 60+ के जो लोग हैं 60 ईयर्स एंड अबव, उनके लिए ये योजना है और दिल्ली के हर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ये इलाज मुफ्त सरकार प्रोवाइड करेगी
हमारे अपने सीनियर सिटीजन्स को। अब आप देखिए कि महिलाओं को एक तरफ और बुज़ुर्गों को दूसरी तरफ, ये दोनों जो भावनाएं हैं ये संचार कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता लोगों तक जा जा करके, और ये अपने आप में बहुत दुरुस्त, बहुत ही मजबूत प्रकार का ये प्रपोज़ल है लोगों के पास। क्योंकि इस तरह के प्रपोज़ल्स, ख़ासतौर पर ये जो महिला सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जीत रजिस्टर करी है महाराष्ट्र में, लाड़की बहन योजना। ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिल्कुल सही कहा आपने, और इस तरह से वो फ़ायदा उठाते देख रहे हैं। वह आपने कहा कि क्या ये ख़तरे की घंटी है। अब मैं अभी जैसे देख रहा हूँ तो सीएम के चेहरे वाली बात में तो शून्य दिखाई पड़ता है। अभी भारतीय जनता पार्टी को बताना है, उन्होंने बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब प्रचार करना शुरू करेंगे, जब वो बातें कहना शुरू करेंगे, तभी तो वो चेहरे के तौर पर स्थापित होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी से लोगों के बीच जा रहे हैं। आज देखिए वो राजेंद्र नगर में थे और नलके से पानी पी रहे थे। अब आप देखिए कि कैसे इतने साल सत्ता में रहने के बाद, 11 साल हो गया उनको सत्ता में रहे हुए, घर घर पानी पहुंचाएंगे इस तरह का वादा उन्होंने किया था। अब एक घर और एक नल से पानी पी करके उन्होंने एक तरह से ये संदेश देने में सफलता पाई कि वो हर जगह मीठे पानी को 24 घंटा हर घर में उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प हैं, और वो करवा रहे हैं। अभी तक वो योजना शुरू नहीं हुई है। आज राजेंद्र नगर से उस योजना को एक तरह से आरंभ किया गया है, या थोड़ी बहुत जहाँ भी हुई है, लेकिन दिल्ली को तो कवर नहीं कर पाएगी। तो हमें आप जिता करके लाते हैं तो हम आपको यही योजना, इस बात को उतने मजबूत तरीके से अगर कोई पॉइंट आउट करता तो वो था वो चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा, कहता कि देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि उन्होंने इतने सालों में पानी नहीं पहुंचाया और अब आए हैं पानी पहुंचाने। ये कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ना कोई ज़रूर कह रहा होगा ये बात, लेकिन एक अथॉरिटी उस चेहरे के पीछे नहीं है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं जो शुरुआती ब्लॉक्स होते हैं ना, जब आप दौड़ते हैं 100 मीटर, तो शुरुआती ब्लॉक्स क्लियर करने पड़ते हैं आपको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लॉक्स क्लियर करने में ही पीछे रह जा रही है, क्योंकि 1 सेकंड का भी फासला बहुत बड़ा फासला होता है 100 मीटर में। अब तो सामने इलेक्शन है, ये पूरा 100 मीटर का मामला है, तो शुरुआती बढ़त तो कहीं नहीं बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल, चेहरा तो है नहीं। दूसरा, उन्होंने सारे कैंडिडेट घोषित कर दिए, वो सब मेहनत भी कर रहे हैं, और वो सारे के सारे कैंडिडेट जैसा कि आपने बताया जमीन पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कहाँ हैं? अभी हो रहा है कि अभी वो बताएंगे 8 ही तो कैंडिडेट हैं जो उनके जीते हुए हैं। फर्ज करें कि 8 रिपीट हो जाते हैं, बाकी के 62 कैंडिडेट घोषित करने हैं, 62 कैंडिडेट। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो मीटिंग्स ही कर रही है, टिकटों के नाम सामने अभी नहीं आए हैं। और ये अगर भारतीय जनता पार्टी का हाल है, जरा कांग्रेस की तरफ नजर डाल लीजिए। कांग्रेस में तो लगता है कि अभी फिलहाल सन्नाटा ही है। जी सर, क्या 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, तीसरी बार सत्ता में आएंगे वो 5 साल मुख्यमंत्री फिर से रहने के लिए अरविंद केजरीवाल, क्या वो कुछ फ़र्क डालेगा? और एक और इसी में ऐड ऑन कर देता हूँ, छोटा सा जवाब चाहूँगा कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रही थी शीला दीक्षित, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, वो कहाँ है? मतलब गायब हो गई, सुपड़ा साफ हो गया जिसे कहते हैं हम। वो कांग्रेस की स्थिति बनती नजर आ रही है, ना ग्राउंड पे दिखती है, ना गली में, ना कुछों में, क्योंकि छोटा सा शहर है दिल्ली। आप कहीं भी निकलिए, आपकी फोटो कहीं ना कहीं छप जाएगी ही जाएगी। इतना बड़ा नहीं है दिल्ली, भले सीटें ज़्यादा है, तो कांग्रेस तो कहीं नहीं दिखाई दे रही छोटी सी दिल्ली में भी। देखिए 2013 तक कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी हुआ करती थी दिल्ली में, और उनके पास मजबूती की वजह होती थी कि गैर भाजपा वोट सारे उनके पास होते थे। उनके पास एक चेहरा था जिसका नाम शीला दीक्षित था, आपने खुद नाम बताया। 2013 में ये दोनों चीज़ें चली गई। शीला दीक्षित को चुनावी तौर पर बिल्कुल फिनिश कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, जब उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी में जाके उन्हें ही चुनाव हरा दिया। अपने पॉपुलैरिटी के चरम पर थे अरविंद केजरीवाल उस दौर में। मुझे याद है निर्भया की घटना घटी थी, और निर्भया की घटना कानून व्यवस्था से जुड़ी घटना थी, और चूंकि केंद्र में और राज्य में शासन कांग्रेस का था, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमारी माँ बहनें दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं, और अगर सुरक्षित नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस चूँकि दिल्ली में भी थी, वो चूँकि केंद्र में भी थी, गृह मंत्रालय के पास दिल्ली की कानून व्यवस्था होती है, आप जानते हैं।
तो ऐसे में उन्होंने घेर लिया एकदम, और नतीजा ये हुआ कि देखिए किस तरह से शीला दीक्षित, जिन्होंने काम करवाए अंदर खाने, आम आदमी पार्टी के लोग भी इस बात को मानते हैं कि उन्होंने बहुत काम करवाए अपने कार्यकाल में, और जितनी भी आप सड़कें और फ्लाईओवर्स का जाल देखते हैं दिल्ली में, ये सारी की सारी जो कोशिशें हैं ये शीला दीक्षित के प्रयासों का ही नतीजा है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त हार हुई और वो पूरा का पूरा वोट बैंक जो है वो शिफ्ट होता दिखाई पड़ा। दो जो चुनाव हुए 2013-2014 वाले, उसमें पूरा का पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी को, ख़ास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक। अब इसके बाद कांग्रेस के लिए अपने दम पे खड़े होना बहुत मुश्किल हो गया। अब इस बार देखिए क्या गणित हुआ। गणित ये हुआ कि लोकसभा चुनाव दोनों साथ लड़ गए और लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीत गई दिल्ली की। अब अरविंद केजरीवाल को ये महसूस हुआ कि कांग्रेस का साथ लेने का कोई फायदा नहीं है, पार्टी के तौर पर कांग्रेस के पास वोट नहीं है, लिहाजा उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, तो पार्टी के तौर पर भले ही उसके वोट सब आम आदमी पार्टी के पास आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ चेहरे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं। तो उन्होंने पार्टी से गठबंधन करने के बजाय उन चेहरों को अपनी पार्टी में जगह दे दी। जो कांग्रेस के थे वो आ गए आम आदमी पार्टी में, और आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दी, अपने 20 लोगों को ड्रॉप कर दिया। अब नतीजा क्या है देखिए कि जो ताकत कांग्रेस की बनती, 20 वो चेहरे जो कि मजबूती से चुनाव लड़ते, वो जो है वो इस तरफ आ गए। तो अब क्या है कि कांग्रेस एकदम ही जो है शून्य पर चली गई है। अब देखना यह है कि नई ताकत, नई ऊर्जा जो देवेंद्र यादव लेकर के आए हैं वो करते क्या हैं। पर टेक्निकली कांग्रेस को बुरी तरह से ख़त्म करने में अरविंद केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी जो लड़ाई है वो कांग्रेस से ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी से उसके बाद है। कांग्रेस अगर कुछ वोट ले लेती है, गैर भाजपा वोट ही ले पाएगी वो, और गैर भाजपा वोट अगर वो ले लेती है तो वो आम आदमी पार्टी के खाते से कांग्रेस के पास चली जाएगी, यानी कि गैर भाजपा वोट जो है वो बढ़ जाएंगे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जीत जा सकती है। क्योंकि अभी जो आंकड़ा है 38% पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, 38%, लास्ट इलेक्शन की बात बता रहा हूं आपको, जबकि 53% के ऊपर खड़ी है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस बहुत ही नगण्य स्थिति में है। अब कांग्रेस मान लीजिए कि 5-7% वोट ले लेती है, वो आम आदमी पार्टी के कोटे से जाएगा तो खिसक करके 45-46 पर पहुंच जाएगी आम आदमी पार्टी, और बीजेपी कुछ गेन करेगी। और बीजेपी गेन इसलिए करेगी कि 2015 में वो 32% थी, 2019 में वो 2014 में वो 32% थी, 2019 में 38% हो गई, यानी कि 6% का जंप हो गया। तो इस प्रकार का जंप, अभी लोकसभा में भी अच्छे खासे वोट उसको आए, तभी तो वो 7 की 7 सीट जीत गई, 50+ हर जगह था। तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी और जंप कर जाए और हम थोड़ा नीचे आ जाएं कांग्रेस की वजह से, तो हमें तो भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पर हरा मारेगी। तो उनको, कांग्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा है, और कांग्रेस ऐसा लगता है कि इस गेम में बावजूद इसके कि वो सब कुछ समझ रही है, वो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो अपने चैलेंजेस से, अपनी चुनौतियों से दो चार हो पा रही है। बीच बीच में सुर्रा छुड़वा दिया जाता है कि गठबंधन भी हो सकता है, फिर कोई आके कह देता है, इस बार तो अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा गठबंधन नहीं होगा, फिर धीरे से कोई और बात कह देते हैं कि गठबंधन हो भी सकता है। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति में कांग्रेस को डाल दिया गया है। कांग्रेस बहुत अच्छा इस बार भी करेगी, इस बात की संभावना कतई नहीं लगती। मतलब बेसिकली दिल्ली का चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेन लड़ाई सभी यही बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। अब ऐसे में आप अगर दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके यहाँ किसकी लड़ाई है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बहुत जल्द न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड पे होगी, सर भी ग्राउंड पे होंगे, ग्राउंड से आपके पास खबरें आएंगी, और हम इनसाइड स्टोरी में उन खबरों के साथ साथ जो भी राजनीतिक चीज़ें हो रही हैं भारत के परिवेश में, हम उनके बारे में डिस्कशन ज़रूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।